हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था, जिसमें हमने किसी कंडक्टिंग रॉड को मूव कराया था और मैंने बताया था वो कंडक्टिंग रॉड फ्लक्स को काटेगी तो इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट होगा, एंड कौन सा पॉजिटिव पोल पे रहेगा, कौन सा एंड नेगेटिव पोल पे रहेगा, ये सारी बातें की थी मैंने। आज हम क्या करेंगे, कॉइल को मूव कराएंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था जिसमें हमने फैराडे लॉ पढ़ा था कि अगर किसी कॉइल को हम मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, देन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेज। If there is no change in the magnetic flux associated with the coil, no induced EMF will develop। ठीक है ना। तो कॉइल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अब हम कॉइल को ऐसे मूव करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हम कॉइल को कहाँ मूव कराने जा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तभी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज आएगा। और वेन एवर देर इज चेंज इन फ्लक्स, induced EMF developed in the coil and hence induced current begins to flow। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। induced EMF due to the motion of rectangular coil, it may be circular coil, no problem। coil का मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए भाई। induced EMF due to motion of rectangular coil in non-uniform magnetic field। तो देखिए पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी और सी डी। हमने मान लिया कॉइल के इस एंड पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B1 और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B2 इनवर्ड। ठीक है ना। और ऐसा मान के चल रहे हैं कि B1 इज ग्रेटर देन B2। B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 से ज़्यादा है। अब जैसे ही हम इस कॉइल को मूव कराएंगे तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये वाला पार्ट जो है ना इधर आएगा और ये वाला पार्ट आगे जाएगा। डेल्टा टी टाइम अगर ये वाला जो पोर्शन है ये भी शिफ्ट होके मान लो यहाँ आ गया, इतना डिस्टेंस कवर किया, ये हो गया A डैश B डैश, तो ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा उतना ही आगे जाएगा C डैश और D डैश। मतलब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो ट्रेवल्स करेगी कॉइल डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, ये सेम होगी। समझ गए ना। इसको हम डेल्टा एक्स मान लेते हैं डिस्टेंस को, तो ये भी डेल्टा एक्स होगी। तो देखिए वापस से ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हम v वेलोसिटी से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे। डेल्टा टी टाइम में ये पार्ट यहाँ आया तो ये पार्ट यहाँ आया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन है ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज इन फ्लक्स। तो ऑब्वियसली दूसरी साइड क्या होगा, इंक्रीज इन फ्लक्स। तो चलिए बहुत ही इजी डेरिवेशन है। कंसीडर अ कॉइल ABCD moving in non-uniform magnetic field, with velocity v। Let in time interval delta t the distance
डेल्टा एक्स, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। इसमें किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस कितनी कवर करेगी ये वाली डिस्टेंस या ये वाली, ऐसे खिंचना है ना कि ये अगर यहाँ आएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो डेल्टा एक्स कितना होगा वी डेल्टा टी। एरिया कितना क्रॉस करेगी, एरिया ट्रेवर्स बाई कॉइल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। जितना एरिया लेफ्ट हैंड साइड से ट्रेवल होगा उतना ही राइट हैंड साइड से होगा, अब सेम ही होगा। तो डेल्टा ए एरिया कैसे निकालते हैं, एल डेल्टा एक्स, ये लेंथ एल मान लो, एल डेल्टा एक्स हो जाएगा एल बी डेल्टा टी। डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल दी हमने यहां पर। अब हम निकालेंगे चेंज इन फ्लक्स। तो हमने बताया था यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो ये ज्यादा से कम की तरफ जा रही है, तो डिक्रीज इन फ्लक्स, डिक्रीज इन फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने φ1 ले लिया। फ्लक्स में कितना डिक्रीज होगा, तो φ1 इक्वल टू v1 इंटू डेल्टा ए, और v1 कितना है ज्यादा ही है, वैल्यू हमने नहीं दिया तो v1 के टर्म में ही आंसर आएगा। तो v1 और डेल्टा ए कितना है एल बी डेल्टा टी, ये हो गया φ1। सिमिलरली increase in flux from right hand side, φ2 बराबर b2 डेल्टा ए, ये हो जाएगा b2 और डेल्टा ए एल बी डेल्टा टी। तो फ्लक्स में कितना डिक्रीमेंट होगा, फ्लक्स में कितना इंक्रीमेंट होगा, दोनों चीजें हमने निकाल ली। तो हम क्या निकालेंगे, नेट इंक्रीज इन फ्लक्स। ये डिक्रीज इन फ्लक्स है, ये इंक्रीज इन फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स में कितना चेंज आएगा वो हम निकालेंगे। इसको हटा रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिए। हटा रहा हूं भाई, चलिए। अगर इंक्रीज इन फ्लक्स में से डिक्रीज इन फ्लक्स या नेट चेंज इन फ्लक्स निकाल दो डायरेक्ट आप, नेट चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव, φ2 माइनस φ1 करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, एल बी डेल्टा टी आएगा b2 माइनस b1 एल बी डेल्टा टी। डेल्टा फाइव आ गया, डेल्टा फाइव नीचे डेल्टा टी को ले आओ, तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी कितना जाएगा b2 माइनस b1 और एल बी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ क्या कहता है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी ये रखा है तो माइनस ही लगाना है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, जब यहाँ माइनस लगा दोगे तो हो जाएगा b1 माइनस b2 और एल बी। और इंड्यूस्ड करंट अगर निकालनी है, इंड्यूस्ड करंट तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन R करेंगे तो हो जाएगा b1 माइनस b2 एल बी अपॉन R। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल इन नॉन यूनिफॉर्म। देखिए सेंस वही है, हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में मोशनल ईएमएफ बताया था VBL, तो यहाँ पर भी VBL ही है, B की जगह क्या आ गया B1 माइनस B2। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते तो B1 और B2 दोनों कैसे होते, सेम होते, तो ये कितना आता, 0। आप लिख सकते हैं नीचे फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
V1 इक्वल टू कितना होता है V2, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आता 0। तो वो मैंने पहले ही बताया था, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मूव कराएंगे देन देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस नो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड। तो ये था इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहीं पर एक टॉपिक और हम बता देते हैं आपको, एनर्जी कंसीडरेशन। मतलब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एनर्जी कंजर्वेशन इज होल्ड गुड। तो हम वही बता रहे हैं, अभी एनर्जी कंजर्वेशन की बात हम करने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। हटा दें, चलिए चलिए एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि व्हेनेवर अ रेक्टेंगुलर लूप इज मूव्स इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट बिगिंस टू फ्लो। इसका फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया था। देखिए इस तरह से हमने इस कॉइल को मूव किया था v वेलोसिटी से a b c d। तभी हमने बताया था ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा डेल्टा t टाइम के बाद, और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा। ये डिस्टेंस डेल्टा x है, ठीक है ना। इसको जैसे ही मूव किया था इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ था और इंड्यूस्ड करंट बिगिंस टू फ्लो। तो चलिए इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट हमने निकाल लिया था, हम उसकी आगे की बात कर रहे हैं। जैसे ही मूव कराएंगे इंड्यूस करंट डेवलप होगी, इसमें इंड्यूस करंट डेवलप होगी। चलिए इंड्यूस करंट हमने दिखा दी। अब जब इंड्यूस करंट डेवलप हो गई तो इस आर्म पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा और इस पे भी फोर्स लगेगा। सारी आर्म्स पे क्या लगेगा? फोर्स। हमने पता है कि whenever a current carrying conductor placed in magnetic field then force acting on it is given by F is equal to Bill sin theta whose direction is given by Fleming left hand rule। तो इस आर्म पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा और इस पे भी फोर्स लगेगा। समझ पा रहे हो ना? तो अब देखिए फोर्स किधर लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर जा रही, फोर्स इधर लगेगा F1 F2 F3 और F4। ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। इस आर्म पे जो फोर्स लगेंगे ऊपर लगेंगे, इस पे नीचे लगेंगे, सबकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी होगी? सेम। ये वाले फोर्स कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि फोर्स ही सेम नहीं होंगे। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना माना था? V1। यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना माना था? V2। तो F1 कितना होगा? V1 इंटू IL और F3 कितना होगा? सॉरी ये V2 इंटू IL। V1 बड़ा था V2 से, हमने माना था V1 इज ग्रेटर देन V2, तो F1 मस्ट बी ग्रेटर देन F3। तो एक कॉइल पे नेट फोर्स लगेगा जो कॉइल के मोशन का अपोज करेगा। देखिए ध्यान से, हमने कहा जैसे ही हम इस कॉइल को मूव कराएंगे
तो एक इंड्यूस करंट जनरेट होती है, अभी मैंने पढ़ा है, तो हमने इंड्यूस करंट दिखा दी। इंड्यूस करंट जनरेट होगी तो सारी आर्म पे इस पे फोर्स लगेगा, इस पे भी, क्यों? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड रखा है, इस पे फोर्स लगेगा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड रखा है, इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स, इस पे फोर्स। ऊपर नीचे वाली आर्म पे लगने वाले फोर्स बराबर होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस आर्म पे जो फोर्स लगेगा F1, उसका फार्मूला होगा बिल साइन थीटा, थीटा 90 है, तो B1IL, इस पे लगेगा B2IL। अब हमने कहा था B1 बड़ा है B2 से, इसका मतलब F1 बड़ा होगा F3 से। तो नेट फोर्स एक्ट होगा कॉइल पे ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉइल, और नेट फोर्स acts on the coil opposite to its motion, opposite to its motion. Hence, in order to continue its motion, some work has to be done. And that work is stored in the form of energy. तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, पहले वो वर्क ही निकालना है, ठीक है ना? तो F1 इज ग्रेटर देन F3, तो नेट फोर्स निकाल लो पहले। नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 माइनस F3, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो B1 माइनस B2 और IL, ये नेट फोर्स लगेगा। तो वर्क डन निकाल लो, W इज इक्वल टू F डेल्टा X, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F की वैल्यू डाल दो, B1 माइनस B2 IL, और डेल्टा X ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एस से हो जाएगा V डेल्टा टी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पीछे जो लिखा था वो ये वापस लिख रहे हैं। आई की वैल्यू डालो, मोशन ऑफ द कॉइल की वजह से जो इंड्यूस करंट जनरेट हो रही है आई, इसकी वैल्यू डालो, तो B1 माइनस B2, और आई का फार्मूला भी बताया था B1 माइनस B2 LV अपॉन R, ये आई की वैल्यू है, इनटू L V डेल्टा टी। ध्यान से समझिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, आई की वैल्यू डाल दी। अब ये क्या बन गया? क्या बन गया? B1 माइनस B2 का स्क्वायर हो गया, B1 माइनस B2 का स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर हो गया, V स्क्वायर हो गया, डेल्टा टी अपॉन आर। इतना वर्क करना पड़ा। इक्वेशन नंबर 1 नोट कीजिए, मतलब इतनी एनर्जी स्टोर हुई। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? अगर इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है तो कहीं ना कहीं इतनी ही एनर्जी लॉस भी हो रही होगी, तभी तो कंजर्व रहेगी एनर्जी। तो देखते हैं अभी एनर्जी लॉस कितनी हो रही, नोट कर लीजिए इसको। हटाएं, चलिए यहीं इसको हटा देते, डायग्राम की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। अब क्या जरूरत पड़ेगी? नो नीड ऑफ डायग्राम। ओके, अब देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, जब कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, कॉइल का रेजिस्टेंस हमने R लिया है, तो उस करंट की वजह से कॉइल में जो हीट प्रोड्यूस होगी, आपने पढ़ा होगा जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है, देन दैट वायर गेट्स हीट अप, मतलब हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो हमें अब वो हीट निकालनी है कि इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही, मतलब एनर्जी जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है, वो कितनी है।
अगर वो एनर्जी जो लॉस हो रही है वो इसके बराबर ही आ जाए, इसका मतलब डेफिनेटली एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा। थ्योरेटिकली तो हम लेंज लॉ में भी बता सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है, लेंज लॉ से हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एनर्जी लॉस्ट एज हीट, एनर्जी लॉस्ट एज हीट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में कितनी एनर्जी लॉस होगी हीट के फॉर्म में, उसको निकालते हैं। तो फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो चलिए वैल्यू डाल दीजिए आई की। आई की वैल्यू हमें पता है B1 माइनस B2 LV अपॉन आर, ये आई की वैल्यू है, तो आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल्टा टी। तो चलिए स्क्वायर कीजिए इसका, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2 का स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डेल्टा टी। आर से आर ये कट रहा है, कट गया, तो H बराबर कितना आ रहा है, B1 माइनस B2 का स्क्वायर इंटू L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर और डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या क्लियर है कि जितना हमें वर्क करना पड़ा था कॉइल को मूव करने में अगेंस्ट दैट फोर्स, वो फोर्स का रीजन ही बेसिकली बैक ईएमएफ है। जब आप किसी कॉइल को मूव कराते हैं तो उस पर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगता है जो कॉइल के मोशन का अपोज करता है। तो हमें उसको चूंकि मूव कराना था तो कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा, बड़ा आसान था। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है बिल, डिस्प्लेसमेंट ये था, आई की वैल्यू डाल के हमने निकाल लिया था, और मैंने कहा था इस वर्क के बदले हमें क्या मिल गई थी, एनर्जी। अब हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा टी टाइम में इतना वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट था, ये रहा डेल्टा टी। उतने ही टाइम में इतनी एनर्जी लॉस हो गई हीट के फॉर्म में। तो एनर्जी जो लॉस निकाली है ये हीट, वो इस वर्क के बराबर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लिख दीजिए इसको, इट इज क्लियर फ्रॉम या डायरेक्ट लिखो, सिंस W इज इक्वल टू H, सो एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ठीक है ना। तो चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। बड़े बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हटा दे इसको। तो ये था आज का टॉपिक, एनर्जी कंजर्वेशन और इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द इसमें कई बार क्या होता है, पावर डिसिपेशन पूछ लिया जाता है। पावर डिसिपेशन, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम क्या कहते हैं, पावर। तो पावर अगर पूछा जाए, चलिए याद आ जाए तो बता देता हूं। पावर डिसिपेशन, तो हमें पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और अभी हमने वर्क निकाला था
आपने पढ़ा होगा वर्क का फार्मूला क्या था, W इक्वल टू, बताइए भाई याद है तो, चलिए B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R डेल्टा T। ये फार्मूला था वर्क का। अब पावर क्या होता है, लिखा आपने रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब है टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, तो जो पावर आएगा वो क्या आएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो ये टाइम को आप हटा दो यहां से, वर्क पर यूनिट टाइम को ही तो पावर कहते हैं ना। तो पावर आ जाएगा आपका B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। तो यहां से आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। एक तो इंड्यूस ईएमएफ निकाला आपने ड्यू टू द मोशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। फिर आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वही कॉन्सेप्ट आपने आगे बढ़ा लिया कि आपने कहा कॉइल जब मूव होगी तो कॉइल में क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो ईच आर्म पे आपने कहा फोर्स लगेगा, नेट फोर्स निकाल के वर्क निकाला, वर्क निकालने के बाद आपने हीट निकाली। तो आपने बता दिया वर्क और हीट कैसे थे, बराबर थे, मतलब जितना वर्क करना पड़ रहा है, जितनी एनर्जी आपको स्टोर हो रही है, उतनी आपकी एनर्जी हीट में लॉस हो रही है। और फिर एट लास्ट आपने क्या निकाला, पावर डिसिपेशन। चूंकि वर्क निकाल लिया तो पावर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके, और उसके बाद तो चलिए, जैसा कि मैं कह रहा था, ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अ मेटेलिक वायर PQ ऑफ लेंथ, डायग्राम बना देता हूं। रेजिस्टेंस दिया गया, चलिए डायग्राम तैयार हो गया। अ मेटेलिक वायर PQ ऑफ लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, कंप्लीट्स द सर्किट एज शोन इन फिगर। ये एक फिगर दिया गया है। द प्लेन ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सर्किट का प्लेन आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ द सर्किट के। और जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया 0.15 टेस्ला। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम बना दिया है, देन डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द वायर विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। इस वायर को 2 मीटर पर सेकेंड से आगे हम मूव कराएंगे तो कितना फोर्स, हमने क्या बताया था अभी कि जैसे ही हम वायर को मूव कराएंगे तो इस वायर के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगी, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, वायर को आप इधर ले जा रहे हो तो वायर के आगे ले जाने का अपोज करेगा। तो हमें वायर को आगे ले जाना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। वर्क नहीं पूछा गया है, फोर्स तक ही पूछा गया क्वेश्चन। वर्क भी पूछा जा सकता था, इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी लॉस होगी, कुछ भी, मतलब सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, समझ गए ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द वायर PQ, फिर इंड्यूस्ड करंट, फिर हम इंड्यूस करंट निकाल लेंगे, तो फिर हम फोर्स निकाल लेंगे। इस L लंबाई के वायर पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स का फार्मूला होता है बिल साइन थीटा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता है कितना होता है, VBL। L लंबाई का कंडक्टर B वेलोसिटी से मूव हो रहा, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, VBL। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट I बराबर E अपॉन R, ये हो जाएगा VBL अपॉन R। नाउ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर। फोर्स हमने बताया, फोर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ वायर के मोशन का अपोज करेगा, और आपको वायर को मूव कराना है
देन डेफिनेटली सम वर्क हैज टू बी डन। वर्क करने का मतलब क्या, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो हमें फोर्स ही पूछा गया, वर्क नहीं पूछा गया, मतलब थोड़ा पीछे हमारे ऊपर थोड़ी रियायत कर दी क्वेश्चन ने। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द वायर, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द वायर। फोर्स का फार्मूला बिल, BIL, बी हो गया ये, आई की वैल्यू यहां से डाल दो, BBL अपॉन R और इंटू L। ये फार्मूला बन गया F बराबर B स्क्वायर, ये B स्क्वायर बन गया, BIL साइन थीटा होता, थीटा 90 है, I की वैल्यू डाल दी BBL अपॉन R, तो B स्क्वायर ये बन गया, L स्क्वायर ये बन गया B अपॉन R। ध्यान रखना फार्मूला को बनते ना, B स्क्वायर V स्क्वायर, वर्क निकालते ना तो वर्क के लिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी आता, फिर डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी इनटू टाइम करते तो वेलोसिटी का स्क्वायर बन जाता। फार्मूला कितना बनेगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। अब आपके पास सारी वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दो, अब आप आंसर निकाल लो। तो चलिए कितना आएगा, F बराबर B स्क्वायर मतलब 0.15 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर, L स्क्वायर लेंथ वायर की 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 का स्क्वायर, वेलोसिटी 2 दिया गया, साइड कितना दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 अपॉन R रेजिस्टेंस कितना 3। सॉल्व कर लीजिए या मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 0.15 का स्क्वायर कर दो, 15 225 और एक जीरो लग जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा इंटू 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 2 अपॉन 3। कर लो कितना आएगा। अब यार सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, डायरेक्ट आंसर लिख दो भाई जो भी आए। 3.75 10 की पावर -3, 3.75 10 की पावर -3 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये है, टॉपिक अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो फिर सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ बोले तो जैसे हमने मोशन ऑफ द रॉड पढ़ा था, अभी रोटेशन ऑफ द रॉड पढ़ेंगे, रोटेशन ऑफ द डिस्क पढ़ेंगे और रोटेशन ऑफ द कॉइल पढ़ेंगे। रोटेशन ऑफ कॉइल आपने बेसिक्स पढ़ रखा है 10th क्लास में। जो एसी जनरेटर होता है वो बेसिकली क्या है, रोटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट है। तो इनडायरेक्ट वे में हम वहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, रोटेशन ऑफ कॉइल के अंदर एसी जनरेटर। तो ये कॉमन टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी कह सकते हो और अल्टरनेटिंग करंट का भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था, छोटा ही था, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।